गैसों में रुद्धोष्म परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन। गैसों में रुद्धोष्म परिवर्तन में किए गए कार्य की गणना करनी है। जैसे पिछले जो था उसमें क्या था आपका समतापी परिवर्तन में, इसके पहले हमने क्या देखा, समतापी परिवर्तन में किए गए कार्य की गणना की। समतापी परिवर्तन किसे कहते हैं? समतापी परिवर्तन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ताप में परिवर्तन नहीं होता, निकाय का ताप एक समान बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतापी परिवर्तन कहते हैं। आज का है आपका टॉपिक रुद्धोष्म परिवर्तन में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो रुद्धोष्म परिवर्तन किसे कहते हैं? रुद्धोष्म परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन की क्या परिभाषा बताई गई थी? रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय और प्रतिवेश के बीच किसका विनिमय नहीं होता? ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। निकाय ना ही ऊष्मा बाहर दे सकती है ना बाहर से ले सकती है, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। तो हमको क्या करना है? गणना करनी है, रुद्धोष्म परिवर्तन में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो मान लीजिए आपका यदि P और B के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, P को y अक्ष में ले लिए और B को x अक्ष में ले लिए, तो इस प्रकार का आपका ढाल मिलता है, इस प्रकार का कर्व मिलता है। मान लीजिए इस प्रकार का आपका कर्व मिलेगा। मान लीजिए 2 पॉइंट है A और B। इस स्थिति में रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, अतः इसके लिए सूत्र लागू होता है आपका सूत्र PV गामा इक्वल टू K, जहां पर गामा जो है, गामा बराबर होता है Cp अपान Cv। गामा क्या है? Cp अपान Cv। Cp क्या है? यहाँ पर स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है? स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो गामा क्या हो गया आपका? दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, ये क्या है? गामा है। तो PV गामा इक्वल टू K होता है। इसको दे दो इक्वेशन 1। माना कि गैस द्वारा किए गए कार्य में आयतन में वृद्धि V1 से V2 होती है, अतः आयतन वृद्धि में किए गए कार्य आयतन वृद्धि में किया गया कार्य के लिए हम सूत्र पहले ही निकाल चुके हैं। क्या होता है कार्य का? कार्य W इक्वल टू आपका आयतन कहाँ से कहाँ परिवर्तित हो रहा है? V1 से V2 PdV। ये आपने कार्य के लिए पहले ही सूत्र निकाला था, इक्वेशन 2। अब हम समीकरण 1 में देखें, PV गामा इक्वल टू क्या होता है? K।
तो हम यदि P को हम इस समीकरण को V के रूप में लिखना चाहें, आयतन के रूप में लिखना चाहें, तो उस सूत्र से क्या हो जाएगा आपका PV गामा इक्वल टू क्या है आपका K है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा K अपान ये बटा में आ जाएगा V गामा। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखोगे तो W इक्वल टू V1 से V2 लिमिट, और P के जगह क्या आ जाएगा आपका K अपान गामा V की पावर गामा dV। ये हो गया। अब यहाँ पर आपका K तो कांस्टेंट है, वो समाकलन से बाहर निकल जाएगा। W इक्वल टू के बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 1/V गामा dV, ये बचा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ भी घात प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में dV। अब इसका समाकलन करते हैं तो ये किस रूप में है आपका, समाकलन में सूत्र होता है आपका समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है x n+1 अपान n+1। तो ये इसी फॉर्म में है, यहाँ dx में इस x की जगह क्या है v है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस सूत्र से तुलना करोगे तो k v2, यहाँ पर v की घात माइनस गामा है, यहाँ x की घात n है, n की जगह क्या है ये है आपका, तो क्या हो जाएगा x n+1 होता है, तो माइनस गामा प्लस 1 क्या आएगा माइनस गामा प्लस 1, समाकलन होने के बाद है ना, तो आपका ये हो जाएगा v की माइनस गामा प्लस 1 और बटा में n+1, तो यहाँ क्या है आपका माइनस गामा है n की जगह, तो माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपका V1 से V2, तो ब्रैकेट में लोअर लिमिट नीचे आ जाएगा और अपर लिमिट ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे W इक्वल टू K, इसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, माइनस गामा प्लस 1 या 1 माइनस गामा, एक ही मतलब है 1 माइनस गामा, अंदर क्या बचा आपका V माइनस गामा प्लस 1 लिमिट V1 से V2। W इक्वल टू K 1 माइनस गामा, पहले कौन सा लिमिट रखते हैं अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो सबसे पहले इसमें रखते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस करके फिर लोअर लिमिट V1 माइनस गामा प्लस 1, ये हो गया।
अब यहाँ पर के क्या है, हमने सूत्र में देखा था पी वी की घात गामा इक्वल टू क्या होता है के। उसका मतलब क्या है, मतलब उनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, चाहे पहले की स्थिति हो या बाद की स्थिति हो, कोई भी स्थिति ले लो, लेकिन दोनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। अतः उसी सूत्र से देख लेते हैं। पहले आपका दिया है पी वी गामा इक्वल टू के, ये दिया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रारंभिक स्थिति दाब की P1 और आयतन की V1 है गामा, तो ये किसके बराबर होगा, मान लीजिए बाद की स्थिति दाब की P2 और आयतन V2 गामा, तो ये सभी किसके बराबर होंगे, के। मतलब हमेशा इन दोनों का गुणनफल जो है हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, ये है। तो इसका मतलब हम के की जगह ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, ये क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो आप चाहे ये रखो चाहे, तो सिचुएशन के अनुसार आप चेंज कर सकते हो, जो रखना है आप रख सकते हो इसमें। तो आप जैसे यहाँ पर आपका क्या है V2, पहले के का अंदर गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा के V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस के V1 माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V2 के फॉर्म में है, V2 है ना यहाँ पे, तो हम इस समीकरण इसमें देखिए कौन सा रख सकते हैं के का मान, ये रखेंगे ये, हमारा 1 का कोई मतलब नहीं है रखने का, तो किसको रखेंगे हम, ये सेकेंड टर्म को रखेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ कौन से फॉर्म में है, V1 के फॉर्म में है, तो इसको हल करने के लिए हम किसको रखेंगे, ये वाले पद को रखेंगे। तो इस प्रकार हम के की जगह पहले P2 V2 वाला को रखने पर और इसमें P1 V1 को रखने पर आपका क्या आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर P2 V2 गामा, और ये क्या है V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस यहाँ पर के की जगह हम 1 वाला रख रहे हैं, P1 V1 गामा V1 माइनस गामा प्लस 1। अब इसके आगे हल करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन से टर्म कट रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P2 है, V2 गामा है, और यहाँ क्या है V2 माइनस गामा है प्लस 1 है आपका। तो यहाँ पर ये आधार समान है, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती है ना। तो आपका आधार यहाँ V2 है, इसका भी V2 है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ गामा है और यहाँ माइनस गामा है, तो ये कट जाएगा, इसके जगह 0 आ गया और केवल क्या बचेगा 1, मतलब V2 की घात में 1 मतलब V2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ P2 और यहाँ पर V2 बचा। अब यहाँ पर फिर वही, यहाँ पर भी देखिए आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो यहाँ गामा है माइनस गामा, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा केवल 1। तो आपका क्या बचा, मतलब केवल
v1 बचा। अब अगर इसको सामने और इसको बाद में लिखना चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर गामा -1 हो जाएगा। पहले क्या था 1 माइनस गामा था, माइनस कॉमन निकल के तो गामा -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये पहले हो जाएगा और ये बाद में, तो P1 V1 माइनस P2 V2, इक्वेशन 2। अब हम गैस समीकरण से तुलना करते हैं। गैस समीकरण क्या होता है आपका, गैस समीकरण PV इक्वल टू क्या होता है आपका RT होता है। तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा RT1 हो जाएगा। उसी प्रकार P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा RT2। तो आपका समीकरण 2 में P1 V1 की जगह क्या रख सकते हैं, हम RT1 रख सकते हैं, और P2 V2 की जगह हम रख सकते हैं RT2 रख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ समीकरण में W इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा RT1 माइनस RT2। ये आया, दोनों में R है, R कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो आपका W इक्वल टू 1 गामा -1, यहाँ R बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा केवल T1 माइनस T2। तो ये आपका आ गया रुद्धोष परिवर्तन में किया गया कार्य का सूत्र। W इक्वल टू R अपन गामा -1 T1 माइनस T2। अगला है आपका चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अब चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, दो प्रकार का देख लिए हम, समतापी प्रक्रम और रुद्धोष प्रक्रम। अब क्या है आपका चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, वह प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट जाता है, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है आपका चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि चक्रीय प्रक्रम किस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे बर्फ किस में कौन सी अवस्था में चला गया, द्रव अवस्था में, फिर से यदि द्रव को फिर से बर्फ बना दे तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आया, बर्फ से द्रव, द्रव से फिर बर्फ। तो ये क्या प्रक्रम हुआ, कौन सा प्रक्रम हुआ आपका चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, मतलब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आना, यह आपका चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम एक बात ध्यान देने के लिए है कि इसमें ये पथ पर निर्भर करता है इसका मान, इसमें जो भी किया गया कार्य है वो किस पर डिपेंड करता है, उस पर जिस पथ का उसने अनुसरण किया है उस पथ पर डिपेंड करता है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर तो निर्भर करता ही है, साथ साथ किस पर डिपेंड करता है, वो पथ पर, कि उसका पथ किस प्रकार का है। तो मान लीजिए हम चक्रीय प्रक्रम का यदि ग्राफ प्लॉट करें तो आपका किस प्रकार का आएगा,
प्रारंभिक अवस्था A, B। तो ये कौन से पद का पहले अनुसरण कर रहा है? इस पद का। मान लीजिए बिंदु C है, तो कहाँ से गया? A C B, इस पद का अनुसरण करते हुए कौन सी अवस्था में गया? B की अवस्था में गया। उसके बाद पुनः B D A, इस पद का अनुसरण करके वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट गया, है ना। तो इसका इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो इस प्रकार का बंद वक्र आपको मिलेगा। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, प्रक्रम में किया गया कार्य के लिए सबसे पहला जो भी पदार्थ है वो पहले कौन सी अवस्था में गया? A C B, इस पद का अनुसरण करते हुए B अवस्था में गया। तो A से B तक जाने में किया गया कार्य, मतलब W A C B, ये होगा W A C B बराबर क्या होगा आपका? कौन सा बंद वक्र आ रहा है आपका? ये वाला आ रहा है, ये पूरा कवर करेगा। मान लीजिए ये बिंदु है आपका E और F, दो बिंदु यहाँ पर। तो कौन सा आपका ये बंद वक्र बन रहा है? ये वाला पूरा कवर करेगा। हम कौन सा ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं। तो आपका बंद वक्र A C B E F A का क्षेत्रफल ये आएगा आपका। उसी प्रकार आपका फिर क्या हुआ? आपका B D A, इस पद का अनुसरण करते हुए कौन सी अवस्था में आ गया? वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था में आने में किया गया कार्य आपका W कौन सा होगा? B D A, B D A बराबर कौन सा होगा? अब ये वाला, ये भाग छूट जाएगा, केवल इतना आएगा। तो आपका बंद वक्र B D A F E B का क्षेत्रफल ये हुआ। अतः कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका? कुल कार्य W बराबर कुल कार्य आपको किसका निकालना है? ये इतना निकालना है। तो इसमें से इतना को माइनस करोगे तो ये निकलेगा, ये भाग निकलेगा। तो आप क्या करोगे? W A C B माइनस क्या हो जाएगा? W B D A, ये होगा। W A C B क्या था? ये पूरा आ रहा था, कवर कर रहा था। और आपका B D A आपका इसको कवर कर रहा था, तो ये भाग छूट रहा था। यदि इस पूरे में से इतने को माइनस करोगे तो ये वाला भाग आ जाएगा आपका। मतलब आपका क्या होगा? बंद वक्र A C B D A द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ये आ गया आपका चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ते हो गया आपका बंद वक्र ACBDA में किया गया कार्य। तो ये आपका चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो किए गए कार्य की गणना किया जा सकता है।
गैसों की कुल ऊर्जा पहले ही बताया जा चुका है। गैसों की कुल ऊर्जा आपका क्या होगा, जैसे कोई भी गैस है उसके जो कण है अनियमित गति करते रहते हैं तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। साथ साथ वो क्या होते हैं, दूसरे अणुओं के द्वारा कौन से बल लगाते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगता है। मतलब उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, आकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो दो प्रकार की ऊर्जा हुई, एक तो आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। इन ऊर्जाओं का योग ही आपका क्या कहलाता है, गैस की कुल ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो आपका कुल ऊर्जा यदि U हो तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों का योगफल होता है आपका गैस का कुल ऊर्जा। लेकिन आदर्श गैस के लिए ये नहीं होता। आदर्श गैस में क्या माना गया है आपका, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। अतः आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही आकर्षण बल में किया गया कार्य, वो आपका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। जब आकर्षण बल ही नहीं लग रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आदर्श गैस के लिए क्या हो जाएगा, केवल जो कुल ऊर्जा का योग है वो किसके बराबर होगा, उसके गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगा। तो U ये किसके लिए, आदर्श गैस के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम, गैस की कुल ऊर्जा। अगला पॉइंट है आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम या इसी को कहते हैं शून्य कोटि का नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम या शून्य कोटि का नियम। इसके अनुसार से ये नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इस नियम के अनुसार यदि 3 निकाल लिया जाए और दो आपका दोनों एक तीसरी निकाय से क्या है, ऊष्मागतिकी आपका मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। 3 निकाय हो गया, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए ये आपका जैसे मान लीजिए आपके पास 3 निकाय हैं C, A और B। A और B एक दूसरे से रुद्धोष्म दीवार द्वारा अलग किए गए हैं। मतलब रुद्धोष्म दीवार मतलब यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तीसरा जो है आपका निकाय C, वो इन दोनों से कैसे कनेक्ट है, सूचालक दीवार। सूचालक दीवार मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। मतलब आपका ये C के साथ कनेक्ट है और B भी C के साथ कनेक्ट है। तो ये देखा गया है कि कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक ताप एक समान ना हो जाए।
तो ये देखा गया है कि जब ये और ये कनेक्ट है और ये बी और सी और ए और सी, तो ये दोनों भी अपने आप ऊष्मीय संतुलन में आ जाते हैं। मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण तो केवल ए से सी और बी से सी में हो रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये देखा गया है कि जो ऊष्मीय संतुलन है ये तीनों के बीच कायम हो जाता है, ए सी और बी के बीच, जबकि ए और बी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। यही आपका क्या है, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है कि यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं तो आपस में भी क्या हो जाते हैं, ऊष्मीय संतुलन में आ जाते हैं, या दोनों के बीच ऊष्मीय संतुलन स्थापित हो जाता है। ये आपका क्या कहलाता है, शून्य कोटि का नियम या ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहलाता है। इसको यदि चेक करना चाहें तो इस दीवार को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये रुद्धोष्म दीवार इनके बीच लगी थी, तो यदि हम चेक करना चाहें कि वाकई में इसमें ऊष्मीय संतुलन होता है कि नहीं, तो इसके लिए यदि हम इसको क्या कर दें, चेंज कर दें। अब ये रुद्धोष्म दीवार और ये आपका सुचालक दीवार, ये चेंज कर दिया हमने, तो भी देखा गया है कि ये आपस में ऊष्मीय संतुलन में रहते ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, संतुलन स्थापित कर लेते हैं। यही आपका नियम है, शून्य कोटि का नियम। इसको शून्यवां नियम कहा गया है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि ऊष्मागतिकी का क्या है, आगे प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तो इसको भी कोई नियम बना देना था, आगे तृतीय नियम बना देते या इसको प्रथम नियम दे देते। तो इसका शून्यवां नियम क्यों दिया गया इसका नाम? इसका कारण ये था कि ये जो नियम है प्रथम और द्वितीय नियम के बाद, बहुत बाद में बना। जो ये शून्य कोटि का नियम क्या है, प्रथम द्वितीय के बाद में बना, लेकिन ये किसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ताप की संकल्पना है। मतलब ये बताता है कि यदि कोई दो निकाय जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो किधर से किधर होगा, ये कौन बताता है, ताप बताता है कि अधिक ताप से कम ताप की ओर होगा। ये कौन ताप की संकल्पना है ये, और दोनों को जो ऊष्मा का स्थानांतरण है उसको समझाने के लिए आगे क्या है, एक भौतिक राशि की जरूरत पड़ी, जिसको हमने क्या बाद में क्या नाम दिया गया, ताप दिया गया। तो ये शून्यवां नियम है, मेन बोला जाए तो ये ताप का ही कॉन्सेप्ट है, और प्रथम और द्वितीय नियम पहले बना लिया गया था, और जबकि प्रथम और द्वितीय नियम में जो मूल संकल्पना है वो ताप ही है। तो इसलिए ऐसा नियम चाहिए था जो इन दोनों के पहले आए, तभी बाद में वो ताप को बताएगा ना। तो इसलिए प्रथम और द्वितीय नियम के पहले रखा गया ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। तो ये हो गया आपका शून्यवां। ठीक, अब इसके बाद आएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अभी प्रथम नियम क्या कहता है, जैसे कोई निकाय है, एक निकाय ले लिए, उसके द्वारा किया गया कार्य या उस पर किया गया कार्य, वो
किस पर डिपेंड करते हैं? लिए गए ऊष्मा पर डिपेंड करता है। मतलब यदि कोई निकाय कार्य कर रहा है और कार्य करने के लिए क्या ले रहा है? आपका ऊष्मा ले रहा है, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है कि पूरी की पूरी जो ली गई ऊष्मा है वो कार्य में कन्वर्ट नहीं होती। कार्य तो होता ही है, साथ साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी होती है। यही इसका प्रथम नियम है। माना कि किया गया कार्य डेल W है, ली गई ऊष्मा डेल Q है, तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल U है। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? डेल Q किसके बराबर होगा? डेल Q इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। ये है आपका प्रथम नियम। मतलब जो ली गई ऊष्मा, आपका ऊष्मा किसके बराबर होगा? आपका कार्य और आंतरिक ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। मतलब पूरा का पूरा कार्य में कन्वर्ट नहीं होता है, कार्य होने के साथ साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। तो ये आपका प्रथम नियम। तो इसमें दो चीजें मेन हैं जो ध्यान देने योग्य हैं इसका सूत्र का यूज करते समय। पहला, ये तीनों के मात्रक एक ही हों। जब भी लिया जाए इनके मात्रक क्या हो? एक ही हो। दूसरा, इनमें चिन्हों का खास ख्याल रखना है। चिन्ह इधर से उधर हुए मतलब मान गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है, निकाय जो है, सिस्टम जो है, ऊष्मा जैसे ऊष्मा कब लेता है? जब वो प्रसारित होता है। जब गैस, जैसे गैस की बात करें, जब गैस प्रसारित होता है, प्रसारित होने में वो कार्य निकाय करता है। तो इस समय जो ऊष्मा क्या होता है? ली जाती है। तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर ऊष्मा देता है वो निकाय, तो उस स्थिति में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार आपका डेल क्यू क्या होगा? आपका डेल डब्ल्यू क्या होगा? यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो डेल डब्ल्यू क्या होगा? धनात्मक होगा। और यदि निकाय पर किया जाता है कार्य, जैसे कि हम संपीड़ित करते हैं गैस को, तो उस समय हम कार्य करते हैं, तो उस समय कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। डेल यू का मान भी, यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो आप क्या लोगे? ऋणात्मक लोगे। और अगर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो ये धनात्मक। तो इसमें चिन्हों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जब यदि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे तो चिन्ह सहित लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक उदाहरण दिया गया है, किसी ऊष्मागतिक की प्रक्रिया में एक गैस को 400 जूल ऊष्मा दी जाती है एवं इस पर 100 जूल कार्य भी किया जाता है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी है। तो हमको इसको सॉल्व करने से पहले दो चीज ध्यान रखना है। पहला क्या? मात्रा। तो तीनों के मात्रक जूल में होंगे। यदि आपको ऊष्मा भी जूल में दिया है और कार्य भी जूल में दिया है, तो जो आंतरिक ऊर्जा भी वो किस में निकलेगी? आपकी जूल में ही निकलेगी। और दूसरा आपका चिन्हों का ख्याल रखना है। तो जैसे आपको क्या बोल रहा है, एक गैस को 400 जूल ऊष्मा दी जाती है। कितनी जूल ऊष्मा दी जाती है? डेल क्यू इक्वल टू 400 जूल। और कितना, उस पर कितना कार्य किया जाता है? डेल डब्ल्यू इक्वल टू, उस पर कितना कार्य करते हैं? 100 जूल। 100 जूल। लेकिन यहाँ पर हमने कहा उस पर कार्य किया जाता है, निकाय नहीं कार्य कर रहा है, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? कितना जूल आएगा आंतरिक ऊर्जा?
डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल W प्लस डेल U। तो डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल Q माइनस डेल W। डेल Q कितना दिया है आपका 400 माइनस, और ये कितना दिया है डेल W 100। तो कितना हो गया आपका, यहाँ माइनस है ना, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 400 और 100 500 जूल। तो आंतरिक ऊर्जा कितना हो गया आपका 500। तो ये हो गया, इसमें दोनों चीजों का उपयोग किया गया है, चिन्हों का भी और मात्रक का भी। अब इसका कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। सभी प्रक्रम में आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस प्रकार लागू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं चक्रीय प्रक्रम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आपका चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, अब चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए कोई भी निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अब प्रारंभिक अवस्था में आता है तो आपका सूत्र क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। तो आपका आंतरिक ऊर्जा जो है वो, उसमें कोई परिवर्तन हो गया क्या, शुरू जहां से हुआ वहीं तो खत्म हो रहा है आपका, तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ नहीं। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो समीकरण से डेल क्यू किसके बराबर होगा आपका, डेल डब्ल्यू के। उसी प्रकार दूसरा प्रक्रम है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या है, परिभाषा से ताप एक समान बना रहता है, मतलब ताप में वृद्धि या कमी नहीं होती। जब ताप में वृद्धि या कमी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन होगा क्या, क्योंकि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इसी पे डिपेंड करती है, ताप पे। तो जब ताप ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो इस स्थिति में दूसरी कंडीशन समतापी परिवर्तन, समतापी परिवर्तन में भी क्या होगा आपका, डेल यू इक्वल टू 0। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल डब्ल्यू। तो ये हो गया आपका समतापी परिवर्तन। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य प्लस आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आगे इसके और एप्लीकेशन देखेंगे।